हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने फिजिक्स का सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया है और साथ में ही फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो जनरल साइंस आ रही है उसके हम कुछ चैप्टर जो होंगे उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ही परमाणु एवं अणु वाला जो चैप्टर है उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो बुक उठाई है वो ग्रेजुएशन लेवल की उठाई है और ग्रेजुएशन लेवल की इस बुक के अंदर मैंने मैकेनिक्स का ये जो यूनिट है वेव एंड ऑक्सीलेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये तीनों यूनिट मैंने कंप्लीट कर लिए और साथ में इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये इसको कंप्लीट करने में मुझे जो टाइम लगा है, जो फर्स्ट यूनिट है उसको करने में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत ही इजी वाले टॉपिक थे, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक वाला, न्यूटोनियन वाला और इलास्टिसिटी वाला। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा पार्ट आपको हार्ड लगेगा वो ये वाला पार्ट है, बट इतना भी हार्ड नहीं है, ओनली फॉर बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में वेव एंड ऑक्सीलेशन जो है, वेव एंड ऑक्सीलेशन इसको कंप्लीट करने में मुझे 2 डेज लगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट करना ही सब कुछ नहीं होता, जैसे मुझे 2 डेज इसको कंप्लीट करने में लगे। उसके बाद में मैंने एक दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन को दिया, उसके बाद में मैंने वापस एक दिन रिवीजन किया और फिर वापस से प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। तो टोटल जो टाइम लगेगा आप मेरे को जो टोटल टाइम लगा वो मेरे को एक यूनिट को कंप्लीट करके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने और रिवीजन करने में जो टाइम लगा वो 4 डेज का लगा। अगर कोई छोटी यूनिट है तो 3 डेज, वरना मैक्सिमम 4 डेज। उसके बाद में जो थर्ड यूनिट है इसकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है। तो इसके अंदर टोटल जो टॉपिक दे रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, मैक्सवेल इक्वेशन एंड सीआरओ। तो इसको कंप्लीट करने में भी मुझे 2 डेज लगे। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, शॉर्ट रिवीजन, इस तरीके से टोटल मिला के 4-5 डेज में ये कंप्लीट हुआ। तो अब ये जो बुक है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं डेली क्या करूंगी, ओनली फॉर मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये देखिए मैंने इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ूंगी और उन्हीं को पढ़ने के बाद मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगी। ये देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, ये यहाँ पे मैकेनिक्स के हैं जिसमें टोटल जो पेज हैं इस फर्स्ट यूनिट के अंदर शॉर्ट नोट्स के लिए टोटल जो पेज बने हैं वो है, ये आप देख सकते हो कितने पेज शॉर्ट नोट्स के बने हैं। ये देखिए ये इतने पेज है जो फर्स्ट यूनिट के हैं और इनको रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। और इनको रिवीजन करने के बाद मैं डेली अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है उसके जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं वो ये हैं। इसके भी मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने ही होंगे, हाँ इतने ही हैं, जितने फर्स्ट वाली यूनिट के हैं उतने ही सेकेंड यूनिट के हैं। और उसके बाद में ये थर्ड यूनिट है जिसके भी इतने ही नोट हैं। जो थर्ड वाली यूनिट है उसके नोट थोड़ी शॉर्ट नोट बहुत कम है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ज़्यादा लैंग्वेज वाला पार्ट था जो मैंने नहीं लिखा, ओनली फॉर एक बार उसका रीजन किया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ओनली फॉर जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करूँगी तो इन्हीं में से शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने के बाद मैं करूँगी। इस बुक्स को मैं अब नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि ये बुक्स मैंने पूरी अच्छे से डीपली पढ़ ली है और डीपली पढ़ने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं। तो अब इस वाली बुक का कोई काम नहीं, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो जरूर मैं करूँगी। अब जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जनरल साइंस आने वाली है तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जनरल साइंस के, ताकि आप भी क्या हो एक बार ही उस चैप्टर को पढ़ के उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। यहाँ देखिए सिलेबस जो है फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के अंदर जो जनरल साइंस आने वाली है उसके अंदर सिलेबस है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर 3 टॉपिक हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर 2 चैप्टर हैं, जीव विज्ञान के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर है। और इनके आगे मैंने ये भी लिखा है कि कौन कौन सी क्लास से है। परमाणु एवं अणु 9th क्लास का, रासायनिक समीकरण 10th क्लास का चैप्टर है, कार्बन और इसके यौगिक 10th क्लास का है, बल एवं गति के नियम 9th क्लास, कार्य एवं ऊर्जा 9th क्लास, उत्तक 9th, नियंत्रण एवं समन्वय 10th, आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्लास 10th, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 9th, पर्यावरण संरक्षण 10th, जैव विविधता एवं पोषणीय विकास 10th। ओके, अब देखिए इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। ये जो मैंने वीडियो में ये जो शॉर्ट नोट्स है ये ओनली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बार पढ़ते ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले से ये चीज़ें पढ़ रखी है। बट जिसका सब्जेक्ट साइंस नहीं है तो सॉरी उनके लिए, ये नोट्स अगर वो पढ़ते हैं
तो आराम से वो अपने क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ओनली फॉर ऊपर ऊपर का समझाने वाली हूँ, डीपली नहीं समझाऊंगी। डीपली समझने के लिए आपको अदर क्लास लेनी पड़ेगी। ओनली फॉर जो ऊपर ऊपर के टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे, बस उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। तो देखिए यहाँ पे ये परमाणु की स्ट्रक्चर है, इसको मैंने परमाणु कहा है। और परमाणु अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण का मतलब होता है कि ऐसा कण जिसको आगे तोड़ा ना जा सके उसको बोला जाता है अविभाज्य कण। ये बाहर जो इसका कक्षक है, इस कक्षक के अंदर जो चक्कर लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की। इसको नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के अंदर प्लस वाला प्रोटॉन और बिना चार्ज वाला न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की खोज 1909 में गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन की जगह अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड भी आता है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होता है। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की। रासायनिक संयोजन के दो नियम है, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो होता है जिसके अंदर किसी भी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना परमाणु का विनाश किया जा सकता है, उसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये जो रासायनिक संयोजन के नियम है ये किसने दिए थे? ये एल लवाइज ने और जोसेफ एल प्राउड्स ने दिए थे। स्थिर निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? जैसे कि कोई भी यौगिक बनता है तो उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, जैसे ये एक अणु है जल का और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये हमेशा क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होंगे, तभी क्या होगा? एक यौगिक बनेगा या एक अणु बनेगा। अगर इनका निश्चित अनुपात नहीं होगा तो ये ना तो क्रिया करेंगे ना कोई यौगिक बनाएंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने ये बताया था कि जो द्रव्य और पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा उसने ये बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। और उसने बात बताई कि अलग अलग तत्वों के परमाणु के जो द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। छोटी पूर्ण संख्या के अनुसार, ठीक है, छोटी पूर्ण संख्या के अनुसार संयोग करके यौगिक बनाते हैं। मतलब कोई ना कोई पूर्ण संख्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? परमाणु आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल 3 दिए थे, जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, रेजिन पुडिंग भी कहा जाता है और क्रिस्मी केक भी कहा जाता है। तो छोटा सा बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जे थॉमसन ने तरबूज की समान संरचना बताई परमाणु की, क्योंकि जिस तरीके से एक तरबूज को काटते हम और उसके अंदर जो लाल वाला भाग होता है, वैसे ही परमाणु के अंदर भी बहुत सारा ऐसा भाग होता है, तो उस वाले भाग को धनावेश बोला गया है। और जो बीच बीच में बीज धसे होते हैं तरबूज के अंदर, उनको कहा गया है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से धसे होते हैं। तो जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक सोने की पन्नी ली थी और उस सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की थी। तो उससे रिजल्ट मिला कि कुछ कण क्या होते हैं, उस सोने की पन्नी को पार करके चले जाते हैं। कुछ कण होते हैं कि उस सोने की पन्नी के जो पार्टिकल होते हैं उससे छोटे से कोण से विक्षेपित होकर निकल जाते हैं। और कुछ ऐसे कण थे जिनसे टकराकर वो वापस उसी दिशा में आ जाते हैं, मतलब प्रतिकर्षण हो जाता है। तब रदरफोर्ड ने ऐसा कहा था कि हाँ, इस सोने की पन्नी में जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर एक ऐसा भाग है जो कैसा है? पॉजिटिव है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और वहां से उनको पता चला था कि नाभिक के अंदर जो भाग होता है वो धनावेशित होता है। नील्स बोर ने ऐसा कहा था कि निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद का टॉपिक है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसका फुल नेम भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि IUPAC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये क्या करती है? तत्वों के नामकरण की मान्यता देती है। ब्रिजलियस के तत्व प्रतीक प्रणाली क्या होती है? देखिए, ब्रिजलियस की तत्व प्रणाली नियम जो होते हैं, 2 नियम है। पहला नियम ये है कि कोई भी अगर तत्व है, टोटल मीनिंग है, उसमें से जो पहला अल्फाबेट है उससे उसको डिनोट किया जाता है। नाइट्रोजन को N से, फ्लोरीन को F से। उसके अलावा दूसरा नियम ये कहता है कि पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होता है। जैसे एल्यूमिनियम में A बड़ा L छोटा, कॉपर में C बड़ा U छोटा, जिंक में Z बड़ा N छोटा। IUPAC प्रतीक प्रणाली नियम फर्स्ट में क्या होता है? लैटिनीकृत नाम होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने K से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसका नाम भी K से स्टार्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। K से मीनिंग स्टार्ट हो रही है लेकिन इसका नाम आता है पोटेशियम। देखो AG है तो इसका नाम A से स्टार्ट होना चाहिए, बट लेटिनीकृत नाम है, इसको सिल्वर कहा जाता है। यहाँ पे Fe है, इसको फेरम कहना चाहिए, बट लेटिनीकृत नाम है, इसको आयरन कहा जाता है। Na है तो इसका नाम Na से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि इसको सोडियम कहा जाता है। तो जिस तरीके से मीनिंग है और उसका पहला अक्षर अलग है, बट उसको जब बोला जाता है तो अलग नाम से बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है लेटिनीकृत नाम।
अब देखिए अणु, अणु क्या होता है, परमाणुओं का जो समूह होता है उसको अणु कहा जाता है। बहुत सारे परमाणु जब आपस में सहयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु होता है। एक परमाणु किसे कहा जाता है, एक ऐसा अणु जिसके अंदर केवल क्या होता है, एक ही परमाणु होता है। जैसे Na, Fe, Al, Co, ये सारे एकल परमाणु है जिसके अंदर दो परमाणु होते हैं, जैसे O2, H2, N2, Cl2, इनमें सब में दो दो परमाणु है तो इसको द्विपरमाणु कहा जाता है। जिसके अंदर तीन परमाणु है उसे त्रिपरमाणु कहा जाता है। जिसमें चार परमाणु होते हैं उनको चतुर्परमाणु, और चार से ज्यादा होते हैं तो उसको कहा जाता है बहुपरमाणु। परमाणुकता क्या होती है, अगर किसी भी अणु के अंदर टोटल परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे इसके अंदर परमाणु कितने हैं, 8, इसमें परमाणु है 4, इसमें 2, इसमें 1, तो ये होती है परमाणुकता। यौगिक क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, उसको कहा जाता है यौगिक। जैसे जल जो होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का अनुपात फिक्स होता है 1:8। अगर ये अनुपात आप रखते हो तब तो यौगिक बनेगा, और अगर ये अनुपात नहीं होता है तो यौगिक नहीं बनता है। उसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या है, उसके बाद का अगला टॉपिक है आयन। आयन का मतलब होता है कि अगर परमाणु के ऊपर आवेश आ जाता है तो उसे कहा जाता है आयन। आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी परमाणु पर पॉजिटिव आयन होता है तो उसको बोला जाता है एनायन, और अगर नेगेटिव आयन होता है तो उसको बोला जाता है कैटायन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो K+ है, Na+ है, तो ये प्लस वाला चार्ज है इससे, तो इसको बोला जाता है एनायन, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोला जाता है कैटायन। यौगिक का बनना, जब दो आयन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे एनायन Na+, कैटायन Cl-, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl बन गया। अगला देखिए रासायनिक सूत्र लिखना। अब हमें जैसे एग्जाम में दे दिया, ऐसे हिंदी में लिख दिया सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके प्रतीक चिन्ह लिखने हैं। सोडियम को लिखा जाता है Na से, क्लोराइड को लिखा जाता है Cl से। फिर देखना है कि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। आप इसको काउंट करोगे 281। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे, वैसे तो साइंस के स्टूडेंट है तो उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि 281 कैसे आया। ये जो अपन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 11। तो पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहाँ देखिए पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो बच जाते हैं रिमेनिंग वो तीसरे कक्षक में चले जाते हैं। तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भर गए, 8 भर गए, और लास्ट वाले कक्षक में 1 फिल कर दिया। ऐसे ही क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2, 8, 7, पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 7। अब हमें अष्टक कंप्लीट करना है, अष्टक कंप्लीट करेंगे तभी तो ये दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो अष्टक कंप्लीट करने का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तो देखिए इसके पास 7 है और इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है, लेकिन इसके पास 1 है, तो या तो ये 7 लेगा या 1 दे देगा। तो 7 लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 दे देगा। और जब किसी परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उससे प्लस लग जाता है, मतलब उसमें कमी आ जाती है, और कमी को दर्शाया जाता है पॉजिटिव चार्ज से। लेकिन इसको जरूरत कितनी है, 1 की, तो इसको जो जरूरत 1 की है और ये 1 इससे लेगा तो इसके ऊपर क्या आ गई, अधिकता आ गई, और अधिकता को दर्शाया जाता है नेगेटिव चार्ज से। तो ये हो जाएगा Na+, क्योंकि इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इससे Na+ आ जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। जब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। उसके बाद में नील्स बोर मॉडल ने क्या बताया था, नील्स बोर मॉडल ने ये बताया था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और वो निश्चित कक्षा ये है। पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो 2n मतलब एक कक्षक के अंदर, एक कक्ष के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है 2n² अपन भर सकते हैं। ये होते हैं कक्ष या कोश, इसको कहा जाता है कक्षक या उपकोश। अगला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब इनको कहा जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर है ये, किस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसके लिए कभी फुर्सत में अलग से वीडियो बनाऊंगी या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अगला देखिए परमाणु संख्या, जिसको J से, P से और E से दर्शाया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे किसी भी परमाणु का प्रतीक हमें लिखना होता है तो उसका सिंबल होता है ये। यहाँ ऊपर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान, नीचे लिखा जाता है प्रोटॉनों की या फिर इलेक्ट्रॉनों की या परमाणु की संख्या। जिस तरीके से ये कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। आगे देखिए समस्थानिक समभारित।
समस्थानिक वो होते हैं कि ऐसे परमाणु जिनका क्या होता है, जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उनको कहा जाता है समस्थानिक। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। समभारी किसे कहा जाता है, जिसके अंदर द्रव्यमान तो समान होता है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन असमान होते हैं। अब समस्थानिक का उपयोग क्या होता है, परमाणु भट्टी में किया जाता है ईंधन के रूप में, कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट एक समस्थानिक है जिसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन का, घेंगा रोग का जब इलाज किया जाता है तो आयोडीन एक समस्थानिक होता है, उसका उपयोग किया जाता है। आणविक द्रव्यमान, किसी भी अणु का द्रव्यमान जो होता है उसके अंदर उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो अगर कोई भी अणु आपको दे रखा है तो उसका अगर द्रव्यमान निकालना है तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के आगे कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 को भी लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दिया, फिर प्लस। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8, और 8 का डबल कितना होता है, 16, तो यहाँ 16 लिख दिया। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 18 म्यू आ जाएगा। म्यू का मतलब क्या होता है, ये है आणविक द्रव्यमान की इकाई होती है। सूत्र इकाई द्रव्यमान भी सेम ऐसे ही निकाला जाता है, बट इसका यूज तब किया जाता है जब हमें आयन दे रखे होते हैं। जैसे NaCl क्या है, एक आयन है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है 1 नैनोमीटर होती है, 1 नैनोमीटर में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, 10 की घात 10। और जो जल होता है, जल के अंदर जो परमाणु त्रिज्या होती है 10 की घात -9 मीटर। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर परमाणु त्रिज्या 10 की घात -8 मीटर। और जो मिट्टी के कण होते हैं उसके अंदर परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -4 मीटर। तो यहाँ पे कुछ परमाणु क्रमांक और कुछ प्रतीक दे रखे हैं। कम से कम आप जनरल साइंस में यहाँ 1 से लेकर 30 तक प्रतीक आपको याद होने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, क्योंकि इतने तो नॉर्मल है कि आपको आने ही चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान तो कुछ वैसे तो जितने भी परमाणु क्रमांक होते हैं उनका डबल करने पर उनका परमाणु द्रव्यमान आ जाता है, बट कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान थोड़ा अलग होता है, जैसे कि ये 3-4 है जिनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद में कुछ सम इम्पोर्टेंट चीजें रह गई है, वो देख लिए। एटम जो होता है बहुत फ्री स्टेट में कभी नहीं रह सकता, जब भी आप इसको फ्री स्टेट में छोड़ोगे ये रिएक्शन कर लेगा। बट कुछ एक ऐसे अपवाद है जो फ्री स्टेट में रहते हैं, जैसे क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रोमियम, एक्सॉन। क्यों, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनका अष्टक भरा हुआ होता है। और जब अष्टक भरा हुआ होता है तो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं। एनोड किरणें किसे कहते हैं, देखिए एनोड किरणें, एनोड से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनको एनोड किरणें कहते हैं। और इन किरणों के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं उत्सर्जित होते हैं। इनको कैनाल किरण भी कहा जाता है और ये धनावेशित होती है। इसमें जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसमें जो मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। कैथोड किरणें, तो कैथोड से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनको कैथोड किरणें कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उसके बाद में देखिए इसका चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इससे जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, बट इसका द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम होता है। द्रव्यमान का घटताक्रम, सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होता है वो होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद में जो द्रव्यमान होता है वो होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब जो धनावेशित वाली चीजें होती है जिससे कोई आवेश नहीं होता है उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, और जो नेगेटिव चार्ज जिससे होता है उनका द्रव्यमान कम होता है। एक मोल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने होते हैं 6.022 × 10⁻23, और एक मोल के अंदर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। नोट्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, क्विक रीजन करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, अगर आपके ये क्वेश्चंस हो रहे हैं तब भी आप मुझे कमेंट में बताइए, और नहीं हो रहे हैं तब भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं इनमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक।